एवरीवन, मेरा नाम संजना जोशी है। मैंने आरएएस 2018 में 40वीं रैंक प्राप्त की है। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो मैं उन कैंडिडेट्स के लिए लेकर के आई हूँ जो आगामी आरएएस मेंस देने जा रहे हैं। और स्टार्टिंग में ही मैं ये बता दूं कि इस वीडियो का कंटेंट आपके सिलेबस के लिए सोर्सेज बताना नहीं होगा, बल्कि हम कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। इसके अंदर हम दो प्रकार की बातें करेंगे। पहली ये कि हाउ टू रिटेन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, और दूसरी हम बात करेंगे कि कैसे हमें आंसर्स लिखने हैं। एक्चुअल में जब एग्जाम होगा तो हमें आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाउ टू रिटेन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। इसके लिए मैं कुछ स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जिन्हें मैंने भी अपनाया था और वो मेरे लिए काफी बेनिफिशियल भी रहे थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए भी वो काफी फायदेमंद साबित होंगे। देखिए फ्रेंड्स, जब कभी हम तैयारी करते हैं तो सबके साथ ये समस्या आती है कि उन्हें लंबे समय तक चीजें याद नहीं रहती है, और ये बहुत नॉर्मल है। इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। ये एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि कुछ समय के बाद में हम भूल जाते हैं। तो लंबे समय तक याद रखने के लिए हमें कुछ टिप्स को फॉलो करना पड़ता है जिससे कि हमारा जो रिटेंशन है उसका ड्यूरेशन बढ़ जाए। तो इसमें सबसे पहली टिप ये है कि जब कभी आप पढ़ें, किसी भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो आप उसको सिर्फ रीड आउट मत कीजिए, बल्कि ये कोशिश कीजिए कि अपने आप को ही एक स्टूडेंट मानते हुए, अपने आप को ही एक टीचर मानते हुए आप खुद को ही उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। और एक्सप्लेन करते वक्त इतनी ज्यादा सिंप्लिसिटी उसके अंदर लेकर के आइए कि अगर कोई 12 साल का बच्चा भी उस चीज को सुने तो उसे भी वो बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो पहली टिप ये है कि आप अपने आप को एक्सप्लेन करते हुए पढ़ते जाइए, ना कि सिर्फ रीड आउट कीजिए। दूसरी बात ये है कि जब कभी मैं पढ़ती थी कोई एक चैप्टर पढ़ने के बाद में, साथ ही साथ में मैं उसके जो की पॉइंट्स होते हैं, जो मुझे लगता था कि अगर इस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन आएगा तो मुझे मेरे आंसर्स में लिखने ही हैं, उन की पॉइंट्स को मैं मार्क करती हुई चलती थी। और जैसे ही मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता था, मैं फिर से उस चैप्टर को खोलती थी और उन की पॉइंट्स को मैं पढ़ती थी। फिर मैं दोबारा से चैप्टर को नहीं पढ़ती थी, केवल उन की पॉइंट्स को ही देखती थी। सिमिलरली अगले दिन जब मैं दूसरा चैप्टर पढ़ती थी या दूसरा कोई टॉपिक उठाती थी, तो मैं पहले पढ़े हुए टॉपिक या पहले पढ़े हुए चैप्टर के उन की पॉइंट्स को एक बार फिर से देख लिया करती थी। सेम वीकली रिवीजन और मंथली रिवीजन मैं करती थी। तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप जब कोई चैप्टर पढ़ें तो आप उसके अंदर जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो महत्वपूर्ण टर्म्स यूज की गई है, जिनको आपको अपने आंसर्स में लिखना होगा, उन चीजों को आप मार्क करते हुए चलिए। और जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो, आप एक बार फिर से अपने उस चैप्टर को खोलिए और उन की पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट टर्म्स को आप फिर से एक बार पढ़ लीजिए। सेम आप नेक्स्ट डे जब अगला कुछ करें तो फिर से आप उस पहले वाले चैप्टर को पढ़ें, और इसी तरीके से आप वीक में 1 या 2 दिन का ऑफ रखा कीजिए, जिसके अंदर कि आप वो वीक के अंदर आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको आप फिर से रिवाइज कर लें। इस तरीके से हमने बात की कि कैसे हम अपने रिटेंशन को लंबे ड्यूरेशन के लिए बढ़ा सकते हैं। एक यहाँ फोर्थ पेपर के लिए मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगी कि फोर्थ पेपर के अंदर आप सभी को पता है कि बहुत सारे इस तरह की चीजें होती है। पर्यायवाची शब्द है, शब्द युग्म है, विलोम शब्द है। तो वहां क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो कि हमें ऑलरेडी आते होते हैं, हमें उन्हें फिर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन एक गलती हम यहाँ करते हैं कि जब हम एक बार पढ़ते हैं फिर रिवाइज करते हैं तो हम फिर से फर्स्ट से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और एकदम एंड तक पढ़ते हैं। बल्कि होना ऐसा चाहिए कि जब आप अपनी फर्स्ट रीडिंग दें तब आप या तो उन चीजों को या उन शब्दों को टिक कर लीजिए जो कि आपको याद नहीं रहते, या फिर आप उन्हें टिक कर लीजिए जो कि आपको इजीली याद रहते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब आप दूसरी बार आप रिवीजन करेंगे, आप दूसरा राउंड लगाएंगे, तब आपको पता होगा कि कहाँ आपको समस्या आ रही है, क्या चीजें आप भूल रहे हैं। फिर आप सिर्फ उन्हीं को पढ़िए, जो चीजें आपको याद रहती है उन्हें आप मत पढ़िए। मेनली तो ये फोर्थ पेपर के अंदर आपको काम आएगा, लेकिन आप चाहें तो इसे बाकी के 3 पेपर्स के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने बात की कि हाउ टू रिटेन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। आइए अब हम बात करते हैं कि आंसर्स हमें लिखने किस तरीके से है। यहाँ हम कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहली बात, जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप क्वेश्चन की डिमांड को समझिए। कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन देखते ही जल्दी से आंसर लिखने की कोशिश करने लग जाते हैं।
वहां आपको ऐसा नहीं करना है। आपको कम से कम 1 मिनट रुकना है, क्वेश्चन को देखना है, उसे समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। उसके बाद में आप अपनी फ्रेमिंग कीजिए अपने माइंड के अंदर। 1 ही मिनट के अंदर जल्दी से आप क्वेश्चन को समझ लीजिए और अपने माइंड के अंदर फ्रेमिंग कीजिए कि आपका इंट्रो क्या होगा, आप बॉडी पार्ट में क्या लिखेंगे और आप कंक्लूजन में क्या लिखेंगे। उसके बाद में आप अपने आंसर को लिखिए और ध्यान रखिए हर क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ की पॉइंट्स जरूर होते हैं। उन की पॉइंट्स को आप फिगर आउट कीजिए और अपने आंसर के अंदर उन की पॉइंट्स को आप मेंशन कीजिए, ताकि अगर कोई व्यक्ति आपके उस आंसर को पूरा ना भी पढ़े तो भी देखने भर से भी उसे पता चल जाए कि आपने इस क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल कर दिया है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है वो है डायमेंशंस की। आपको अपने सभी आंसर्स के अंदर बहुत सारे डायमेंशंस कवर करने हैं। जो 2 मार्कर क्वेश्चंस है वहां आप इतना ध्यान रखिए कि आप हर क्वेश्चन के लिए कम से कम 4 फैक्ट्स लिखें, उसके लिए इतना काफी है। लेकिन जो 5 मार्कर्स है या 10 मार्कर है वहां आपको मल्टीपल डायमेंशंस कवर करने पड़ेंगे। और डायमेंशंस के लिए ऐसा है कि आप किसी एक डायमेंशन को चाहे कम एक्सप्लेन कर दीजिए, लेकिन आप इस्तेमाल ज्यादा डायमेंशंस को कीजिए। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है प्रॉब्लम हो कि उन्हें ये ना समझ में आ रहा हो कि डायमेंशंस हम ले किस तरीके से, क्या डायमेंशंस हो सकते हैं। तो उनके लिए मैं ये रेकमेंड करना चाहूंगी कि आप न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए। उसके अंदर आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से अलग अलग डायमेंशंस को वो कवर करते हैं, किस तरीके से किसी एक बिंदु को वो अलग अलग नजरिए से देखते हैं। और वही प्रैक्टिस आप रोज करेंगे। अगर रोज आप पढ़ेंगे तो आपको भी फील होगा कि आप भी अपने आंसर्स के अंदर उन चीजों को इंक्लूड कर पा रहे हैं। तो ये बात हमने की डायमेंशंस की। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो है कि हमें अपनी आंसर शीट को किस तरीके से प्रेजेंटेबल बनाना है। फ्रेंड्स, आप सभी के पास नॉलेज है, इसीलिए आप आरएएस मेंस लिखने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ जरूरी है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को भी इम्प्रूव करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। प्रेजेंटेशन के लिए एक टिप मैं आपको देना चाहूंगी कि आप अपनी आंसर शीट के अंदर मोनोटोनी को ब्रेक कीजिए। मतलब आपको क्या करना है कि आपके सभी आंसर्स एक जैसे नहीं दिखने चाहिए। अक्सर हमें ये रिकमेंड किया जाता है कि हम अपने आंसर्स को पॉइंट फॉर्मेट में लिखें। नो डाउट जब हम पॉइंट फॉर्मेट में लिखते हैं तो लिखने वाले के लिए भी सुविधा होती है और जो उसे पढ़ता है उसके लिए भी सुविधा होती है। लेकिन अगर ऐसा होगा कि हम सभी आंसर्स को पॉइंट फॉर्मेट में लिखने लग जाएंगे तो हमारी आंसर शीट के अंदर एक नीरसता सी दिखाई देने लगेगी, क्रिएटिविटी झलक करके नहीं आएगी। तो आप क्या कीजिए कि अगर आपने एक आंसर पॉइंट फॉर्मेट में लिख दिया है तो कोशिश कीजिए कि अगले आंसर को आप पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखें। उसके अगले आंसर में आप कोई फ्लो चार्ट बना दीजिए। उसके बाद में आप चाहे तो कुछ टैबुलर फॉर्म में लिख दीजिए, मैप बना दीजिए, कोई डायग्राम बना दीजिए। पॉइंट ये है कि आपको अपनी आंसर शीट को इस तरीके से दिखाना है कि वो ऐसा ना लगे कि सिर्फ एक जैसे ही तरीके से आपने सारे आंसर्स लिख दिए। वहां थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाई देनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने बात की कि कैसे हमें अपने आंसर्स को लिखना है। एक और बात मैं आपको 4th पेपर के लिए कहना चाहूंगी कि जनरल टेंडेंसी होती है कुछ स्टूडेंट्स के अंदर कि वो ये सोचते हैं कि हम डायरेक्टली एग्जाम के अंदर जाकर के ही हिंदी और इंग्लिश के अंदर जो हमें प्रारूप लिखने होते हैं, पल्लवन, संक्षिप्तीकरण इत्यादि चीजें होती हैं, उनको हम डायरेक्टली एग्जाम के अंदर ही हैंडल कर लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, विश्वास मानिए कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। उसकी भी हमें पहले से प्रैक्टिस करनी होती है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट्स उसके अंदर ज्यादा कंफर्टेबल हो, उन्हें कम प्रैक्टिस की जरूरत होगी, लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत ऑलमोस्ट सभी को होती है। तो आप ये गलती मत कीजिएगा कि आप सीधा एग्जाम में जाकर के ही लिखने लगे। पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 महीना आप रोज लिखिए, रोज एक संक्षिप्तीकरण लिखिए, एक पल्लवन लिखिए, या जैसे भी आपको सूटेबल लगता है, लेकिन रोज लिखिए। तो ये हमारी बात हुई कि हमें आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है। अब एक दो बातें और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिसमें एक है कि आप ब्लाइंड टेस्ट दीजिए। इसका तात्पर्य ये है कि मान लीजिए इस वीक में आपने कुछ पढ़ा है, तो हैंड टू हैंड उसका टेस्ट देने की जगह आप 1-2 दिन का गैप लीजिए, कम से कम 2 दिन का गैप लीजिए और उसके बाद में आप टेस्ट दीजिए। इससे एक फायदा ये होगा कि आपको समझ में आने लगेगा कि आप किन चीजों को भूल रहे हैं, क्या चीजें ऐसी है जो कि आपको कॉम्प्लेक्स लग रही है। फिर आप उन्हें एक मार्क करते जाइए और लास्ट में जब आपका फाइनल रिवीजन होगा फरवरी के अंदर, तब आप उन चीजों को और भी ज्यादा फोकस दे करके पढ़ना। तो इससे होगा कि आपके जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स थे वो सभी कवर हो जाएंगे।
और अंत में एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि अपना माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रखिए और एक हैप्पीनेस अपने अंदर हमेशा बना करके रखिए। ये बात सुनने में बहुत ज्यादा शायद आपको सिंपल लग रही होगी, लेकिन विश्वास मानिए कि जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव होता है और आपका एटीट्यूड हमेशा हैप्पी होता है तो आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। यही काम आपको अपने एग्जाम के दिन भी करना है। आपकी प्रिपरेशन चाहे कितनी भी हो पाई हो, आपका कुछ सिलेबस का पोर्शन छूट भी गया हो, तो भी आपको पॉजिटिव रहना है और एक पॉजिटिव माइंडसेट के अंदर एग्जाम के अंदर जाना है। So this was all from my side. If you have any further query, let me know in the comment box. We'll try to sort them out. Thank you so much and all the very best.